केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र एसओटीसी की आधारशिला किस स्थान पर रखी? ऑप्शन ए मानेसर, ऑप्शन बी पठानकोट, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर, हरियाणा में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र एसओटीसी की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी भारत की एक विशेष कमांडो इकाई है जिसे आतंकवाद और उच्च जोखिम वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत की काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद रोधी क्षमताओं को और मजबूत करना है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए माओ साइन किया है? ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई के साथ एक महत्वपूर्ण स्मरण पत्र माओ पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य भारत की विभिन्न डीआरडीओ प्रतिष्ठानों में 300 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना है। यह माओ नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में हस्ताक्षरित किया गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी चिराग पासवान, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी अमित शाह। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा किया गया है। भारत में वांछित भगोड़ों का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने हेतु विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी की पुष्टि हो चुकी है। विदेश मंत्रालय एमईए और गृह मंत्रालय एमएचए के अधिकारी भी अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सहयोग के लिए औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों के उपयोग, भगोड़ों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रत्यर्पण के रणनीतिक तरीकों जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। विशेष सत्रों में मादक पदार्थ, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आर्थिक अपराध जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेशों में न्याय से बच रहे अपराधियों को वापस लाने के लिए वैश्विक समन्वय को तेज किया है। अमित शाह ने पहले कानूनी और राजनयिक माध्यमों से प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए एक समन्वित तंत्र का आह्वान किया था। वर्तमान में भारत से 300 से ज्यादा प्रत्यर्पण अनुरोध विभिन्न विदेशी सरकारों के पास लंबित हैं और अक्सर कानूनी खामियों के कारण इनमें देरी हो जाती है। सीबीआई को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के दौरान होने वाली चर्चाओं से नई रणनीतियां बनाने और एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने में मदद मिलेगी ताकि भगोड़ों का तेजी से प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में भारत में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 हो गई है, जो मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य में एक बड़ी उपलब्धि है। अब केवल छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही सर्वाधिक प्रभावित श्रेणी में बचे हैं। वामपंथी उग्रवाद LWE से प्रभावित जिलों की संख्या भी 18 से घटकर 11 हो गई है। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष रिकॉर्ड सफलता हासिल की गई है। शीर्ष भाकपा माओवादी नेताओं सहित कुल 312 वामपंथी उग्रवादी कार्यकर्ताओं को मार गिराया गया है, जबकि 836 को गिरफ्तार किया गया और 1639 ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक पोलित ब्यूरो सदस्य और एक केंद्रीय समिति सदस्य शामिल हैं। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना, खुफिया जानकारी आधारित जनहितैषी अभियानों और तीव्र अवसंरचना विकास पर केंद्रित है। आतंकवादी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने, दुष्प्रचार का मुकाबला करने और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने जैसे उपायों के अच्छे परिणाम मिले हैं।
कभी भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाने वाला नक्सलवाद अब अपने पूर्व हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से कम हो रहा है। 2013 में 126 जिलों में नक्सल हिंसा की सूचना मिली थी, लेकिन मार्च 2025 तक केवल 18 जिले ही प्रभावित रह गए, जो सरकार की जवाबी रणनीति की सफलता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अनुशंसित किया गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गुजरात के अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अनुशंसित किया गया है। ये घोषणा राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान की गई। 2030 के खेल राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होंगे। ये सिफारिश अगले महीने महासभा में अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। अहमदाबाद को मेजबानी शहर बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार, गुजरात सरकार और भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा संयुक्त रूप से रखा गया था। ये वैश्विक खेलों में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की अध्यक्ष पी.टी. उषा ने इस आयोजन के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि ये खेल स्थिरता, नवाचार और समावेशिता पर केंद्रित होंगे। हाल ही में किसने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जिसे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी गोवा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मणिपुर ने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, जीती। मणिपुर ने फाइनल मैच में पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराया। फाइनल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित RKM आश्रम मैदान में आयोजित किया गया था। इस जीत ने मणिपुर को अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाने में मदद की। ये 23वीं बार था जब मणिपुर ने ट्रॉफी जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। लिंडा कोमसेटो ने 93वें मिनट में निर्णायक गोल किया। मणिपुर ने टूर्नामेंट में अपराजित रहकर अपना खिताब जीता। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप भारत में प्रमुख महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका पहला संस्करण 1992 में मणिपुर में आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक टूर्नामेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ का नवीनतम हाल ही में किसने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जिसे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी आर्मेनिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन गया है। अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन के दौरान की गई यह घोषणा जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए आर्मेनिया की बढ़ती प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। आर्मेनिया के पर्यावरण मंत्री हेमबाजुम माटिवोसियान ने कहा, IUCN के माध्यम से आर्मेनिया को वैश्विक विशेषज्ञता, नवीन उपकरणों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों तक पहुंच प्राप्त होगी, जो हमारे संरक्षण लक्ष्यों को गति देने में हमारी मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा, ये सदस्यता 2026 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के COP17 की मेजबानी की हमारी तैयारियों का भी समर्थन करती है, जो जैव विविधता और स्थिरता को आगे बढ़ाने में आर्मेनिया की भूमिका को प्रदर्शित करने का एक ऐतिहासिक क्षण है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की पहली राष्ट्रव्यापी DNA आधारित गणना में पाया गया है कि देश में जंगली हाथियों की आबादी 8 वर्षों में लगभग 25% कम हो गई है, जो घटते जंगलों और मनुष्यों के साथ बढ़ते संघर्ष से बढ़ते खतरों को रेखांकित करती है। 14 अक्टूबर 2025 को जारी भारत में हाथियों की स्थिति, हाथियों की DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय जनसंख्या अनुमान SAIE 2021-25 नामक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पूरे भारत में हाथियों की संख्या 22,446 है, जो वर्ष 2017 में 29,964 थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान के नेतृत्व में यह अभ्यास पुरानी गणना तकनीकों से अधिक वैज्ञानिक रूप से मजबूत DNA मार्क रिकैप्चर पद्धति की ओर बदलाव का प्रतीक है।
जानवरों और उनके गलियारों की रक्षा के लिए वर्ष 1992 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट पहले दृश्य या गोबर आधारित गणनाओं पर आधारित था। राज्यवार कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6013 के साथ सबसे अधिक है। उसके बाद असम 4159, तमिलनाडु 3136, केरल 2785, उत्तराखंड 1792 और उड़ीसा 912 का स्थान है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास इनरोकेन शुरू किया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चल रही परिचालन तैनाती के तहत भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नौसेना बंदरगाह पर भारतीय नौसेना आयन कोरिया गणराज्य नौसेना ROKN के पहले द्विपक्षीय अभ्यास इनरोकेन में भाग लेने के लिए रुका। इस यात्रा के दौरान जहाज का चालक दल इनरोकेन द्विपक्षीय अभ्यास के उद्घाटन संस्करण के बंदरगाह और समुद्री चरण में भाग लेगा। बंदरगाह चरण के भाग के रूप में इनरोकेन के अधिकारी पारस्परिक रूप से क्रॉस डेक दौरे, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्रॉस ट्रेनिंग सत्रों और खेल कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ROKN ने भारत और कोरिया गणराज्य की सरकारों के बीच बढ़ती नौसेना से नौसेना बातचीत और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वदेशी रूप से डिजाइन, निर्मित और वर्ष 2012 में कमीशन किया गया, इन सह्याद्री शिवालिक श्रेणी के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। यह जहाज भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों के साथ साथ परिचालन तैनाती का भी हिस्सा रहा है। यह जहाज पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में पूर्वी बेड़े के हिस्से के रूप में विशाखापत्तनम में स्थित है। कमांडिंग ऑफिसर वरिष्ठ ROKN अधिकारियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। बंदरगाह चरण के बाद समुद्री चरण होगा, जिसमें इन सह्याद्री और रोक्सग्योंग नाम संयुक्त अभ्यास करेंगे। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 100वें, ऑप्शन बी 100 पहले, ऑप्शन सी 100 दूसरे, ऑप्शन डी 130। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वैश्विक भूख सूचकांक की 2025 में भारत 123 देशों में से 100 दूसरे स्थान पर है, जिसका स्कोर 25.8 है, जो भूख की गंभीर श्रेणी में आता है। वर्ष 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक की में भारत 27.3 अंकों के साथ 127 देशों में 105वें स्थान पर था, जो इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। ये वर्ष 2016 के स्कोर 29.3 से बेहतर है, हालांकि हाल के वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव आया है। ये स्कोर अल्पपोषण, बच्चों की कमजोरी और बच्चों के बौनेपन जैसे संकेतकों पर आधारित है।